ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम बात की थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बात की थी ना। तो हमने उसमें एक मेथड डिफाइन किया था, इंक्लूसिव मेथड, जो ब्लैक में और लोअर लिमिट इंक्लूड हो जाएगी, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। एक सेकेंड, आ रहा है ना मेरा आवाज, आ रहा है ना? जी आ रही है। बोल देना यार जब भी डाउन जाए। ठीक है, ठीक है। हमने इंक्लूसिव मेथड पढ़ा था, उसमें हमने बोला था कि वो जो डिसकंटिन्यूअस होता है और इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, अभी हमने जैसे अभी मैं इस वाले इंटरवल की बात करूं और इस वाले इंटरवल की बात करूं, इसमें 62.5 तो कहीं भी इंक्लूड नहीं हो पा रहा ना। 62.5 ना इस इंटरवल में हो पा रहा है ना इस इंटरवल में हो पा रहा है, राइट? तो ये क्या है, हमारी रियल लिमिट्स नहीं है। मेरे को 62.5 नंबर्स भी चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या रियल लिमिट्स डिफाइन करती हूँ। तो ये हो जाएगा एक्सटेंट, 0.5 इसमें माइनस कर दो, 0.5 इसमें ऐड कर दो, तो 59.5 से 62.5, और उसके ऊपर वाला 62.5 से 65.5। तो ये सारी जो होती है जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो होती है हमारी रियल लिमिट्स। तो जब भी हमारे पास ऐसे डेटा दिया हो ना, डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस या इंक्लूसिव मेथड वाला, तो हमको रियल लिमिट्स डिफाइन करनी है, फिर उसके आगे अपना जो भी कैलकुलेशन करनी है वो करनी है। तो बेसिकली ये था जो पेंडिंग रह गया था कि रियल लिमिट्स क्या होता है। बेसिकली रियल लिमिट्स ये जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो। तो 0.5 लोअर लिमिट से माइनस कर देने का, 0.5 लोअर लिमिट अपर लिमिट में ऐड कर देने का, वो सारी बन जाएंगी हमारी रियल लिमिट्स। डेफिनेशन देखनी है किसी को तो डेफिनेशन देख लो। रियल लिमिट्स ऑफ अ स्कोर एक्सटेंड फ्रॉम वन हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिलो द वैल्यू ऑफ द स्कोर टू वन हाफ यूनिट अबव, जो चीज मैंने बोल दी अभी। ठीक है, अभी बात करते हैं परसेंटाइल परसेंटेज की। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी। हाँ, ओके, चलो। परसेंटेज की बात की थी हमने। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज इज सम पार्ट अपॉन टोटल। सम पार्ट इनटू टोटल अपॉन टोटल इनटू 100, ये होता है परसेंटेज। ठीक है, अभी बात करनी है हमको, आज हमारा मेन मुद्दा है परसेंटाइल। ठीक है, अभी देखो कैट एग्जाम्स हो गए, जीआरई एग्जाम्स होते हैं, उसमें हम परसेंटाइल डिफाइन करते होते हैं। परसेंटाइल का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। जैसे अगर मेरे पास 100 मार्क्स का पेपर है, किसी ने, कितने भी बच्चों ने दिया, सपोज लाख बच्चों ने दिया, और उसमें मैक्सिमम जो किसी ने स्कोर किया वो था सपोज 90। ठीक है, और मिनिमम किसी ने स्कोर किया 10। इससे नीचे कोई बच्चा नहीं है और 90 के ऊपर कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, तो मतलब किसी ने भी 100% स्कोर नहीं किया है। मैक्सिमम अगर किसी ने स्कोर किया है तो 90/100, 100 टोटल मार्क्स थे, 90 मार्क्स आए इंटू 100, ये हो जाएगा 90%। तो मैक्सिमम 90% है फर्स्ट रैंक वाले के। ठीक है, ये तो हो गया परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अभी हमको समझना है परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो ये बंदा है जिसने सबसे ज्यादा हाई स्कोर किया है, परसेंटाइल कॉन्सेप्ट में उसको दे देते हैं रैंक 1, कि ये टॉप है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिलेटिव में हम लोग बाकी सबका रैंक डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, जिसके भी जितने भी नंबर आए बाकी स्टूडेंट्स के, तो वो सारे हम लगा देते हैं ऐसे लाइन में। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि मुझसे बन नहीं रही है, पर तुम मान लोगे ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे सबके नंबर लगा दिए हमने। ठीक है, 90 से नंबर जितने भी लोगों के नंबर आए, सबके नंबर मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो अभी मैं पॉइंट उठाती हूँ कोई भी, यहाँ पे सपोजिटली मैंने ये पॉइंट उठाया। मैं देखना चाहती हूँ कि ये बंदा जिसका यहाँ पे स्कोर लाई कर रहा है ए पॉइंट पे, उसका परसेंटाइल कितना है। तो अभी परसेंटाइल क्या होता है, मैं बोल रही हूँ सपोजिटली कि उस ए बंदे का इस पॉइंट पे, इस पे परसेंटाइल है 75 परसेंटाइल। 75 परसेंटाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ व्हेन आई से कि इस बंदे का स्कोर आया है 75 परसेंटाइल। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से या इस स्कोर से
जितने भी केसेस लाई कर रहे हैं, जितने भी स्कोर्स लाई कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, वो 75% है ऑफ द टोटल। ये बात क्लियर हुई? अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 85 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस पॉइंट के नीचे 85% केसेस लाई कर रहे हैं, 85% केसेस ऑफ द टोटल। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को बोलूंगी 85 परसेंटाइल, और यहाँ पे एक बंदे का कुछ रैंक आएगा, उसको बोल दूंगी परसेंटाइल पॉइंट, परसेंटाइल रैंक, सॉरी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? नैना, साहिल, कोई तो बोलो। ओ, ओके। हाँ, साहिल, हाँ जी, हाँ जी, नैना, हाँ हाँ, जी, हाँ जी, आ रही है। आगे बढ़ो। तो परसेंटाइल जब भी मैं अगर बोल रही हूँ कि हाँ सपोज किसी एग्जाम में किसी का 83 परसेंटाइल आया है, तो उसका मतलब कि उसके नीचे जितने भी टोटल बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, एन बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उस बंदे के नीचे 83% लोग लाई कर रहे हैं। ठीक है, उस टोटल एन में से अगर किसी का 83 परसेंटाइल आया है, तो उसके नीचे मतलब 83% लोग लाई कर रहे हैं ऑफ द टोटल जितने लोगों ने एग्जाम दिया, उसको बोलेंगे परसेंटाइल। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परसेंटाइल का। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, दो टर्म्स डिफाइन करते हैं हम इसमें। एक होता है परसेंटाइल पॉइंट, एक होता है परसेंटाइल रैंक। जैसे हमने सबसे ऊपर वाले को रैंक 1 दिया, तो नीचे आते जाएंगे उनको रैंक्स देते जाएंगे, रैंक 1 2 3 जो भी होगा। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझो कि अगर मैं बात कर रही हूँ 50th परसेंटाइल इज 143, तो 143 उसका हो जाएगा परसेंटाइल पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे उसका स्कोर कितना है, ये हो जाएगा परसेंटाइल पॉइंट। और 50th क्या हो जाएगा, परसेंटाइल, दैट इज 50 परसेंटाइल, इसको बोलेंगे परसेंटाइल रैंक। जब भी हम परसेंटाइल बोलते हैं वो चीज रैंक होती है, जब भी हम स्कोर बता रहे होते हैं वो चीज होती है परसेंटाइल पॉइंट। ये दोनों टर्म्स क्लियर है? परसेंटाइल पॉइंट मतलब स्कोर, परसेंटाइल रैंक मतलब कि परसेंटाइल वैल्यू क्या है। जैसे 50 परसेंटाइल, जैसे मैंने बोला कि एक बंदे के आए 83 परसेंटाइल कैट में, तो 83 परसेंटाइल उसका रैंक हुआ, परसेंटाइल रैंक हुआ। और 83 परसेंटाइल रैंक पे जो उसके नंबर आ रहे होंगे, जो स्कोर आ रहा होगा, वो हो जाएगा उसका परसेंटाइल पॉइंट। ठीक है, ये दो टर्म्स क्लियर हो गई, आगे बढ़े। हाँ किसी को जी। कोई कंफ्यूजन? कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ कह रहा है क्या, या आगे बढ़े? ओके फाइन। परसेंटाइल पॉइंट समझ आ गया, परसेंटाइल रैंक समझ आ गया। जब भी परसेंटाइल बोल देंगे तो वो परसेंटाइल रैंक हो जाएगा, उस परसेंटाइल पे जो स्कोर होगा उसको परसेंटाइल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अभी ये समझ लो, P इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट परसेंटाइल। ठीक है, P जनरली यूज टू रिप्रेजेंट अ परसेंटाइल। वही जो हमने बोला कि P को लिख दो, ये हो जाएगा परसेंटाइल। 50 लिख दिया तो मतलब 50 परसेंटाइल की बात हो रही है, इसको लिख देंगे तो 146, तो ये परसेंटाइल पॉइंट। मैं बोलूंगी कि 50 परसेंटाइल पे उसका जो परसेंटाइल पॉइंट है वो है 146। बस ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। सबस्क्रिप्ट हमको परसेंटाइल बताता है और ये हमको स्कोर बताता है। ठीक है, अभी कंप्यूटेशन करते हैं। हमारी बुक में दोनों डेटा का कंप्यूटेशन दे रखा है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड का। पहले हम लोग करते हैं ग्रुप्ड का डेटा। ठीक है, परसेंटाइल पॉइंट क्या होता है, मेरे को कंप्यूट करना है परसेंटाइल पॉइंट। परसेंटाइल पॉइंट क्या था, कोई जिसको समझ आया वो बता सकता है परसेंटाइल पॉइंट क्या था? स्कोर। तो हमने ये एग्जांपल उठाया है ग्रुप डेटा का। अगर मेरे को परसेंटाइल पॉइंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? ठीक है, अभी इसको करने के दो मेथड है। एक हम लॉजिक से करें विदाउट फॉर्मूला, दूसरा है फॉर्मूला तो है ही अपने पास। तो हम ट्राई करते हैं कि एक बार अपने आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं या लॉजिक से उसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटाइल पॉइंट की डेफिनेशन पता है अभी ढंग से। ठीक है, अगर सपोजिटली मुझे निकालना है P25, ये डेटा डेटा दे रखा है P25 मतलब
25 परसेंटाइल का स्कोर निकालना है मुझको। P25 परसेंटाइल पॉइंट मतलब P25 परसेंटाइल का स्कोर ढूंढना है मुझको अभी। ठीक है, 25 परसेंटाइल का मतलब क्या था? कोई बता सकता है? व्हाट डू आई इंटरप्रेट फ्रॉम 25 परसेंटाइल? मतलब उस पॉइंट के नीचे 25% केसेस लाई कर रहे होंगे, केसेस ऑफ एन। ये चीज क्लियर है? उस पॉइंट के नीचे 25% केसेस ऑफ एन लाई कर रहे होंगे, तभी तो उसको 25 परसेंटाइल हमने बोला। अभी मेरे को ढूंढना है स्कोर, परसेंटाइल पॉइंट ढूंढना है, तो स्कोर ढूंढना है। अभी मैं देख लेती हूँ मेरा 25% ऑफ एन कितना हुआ। 80 है मेरा यहाँ पे एन। ठीक है, इस केस में मैंने 25 इंटू 80 किया, कितना आएगा? 25%, सॉरी 25% इंटू 80, फिर 4, ये 2, 20 आया। मतलब 25 परसेंटाइल के नीचे 20 केसेस लाई कर रहे होंगे, या 20 स्टूडेंट्स लाई कर रहे होंगे, या 20 स्कोर्स आ रहे होंगे। ये क्लियर है? इतनी सी बात है ना? किसी को कंफ्यूजन अभी तक कि 25 परसेंटाइल मतलब 25 परसेंटाइल को मैंने 80 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 25% ऑफ 80 निकाला तो 20 केसेस आए। पॉइंट होगा जिस पे 20 परसेंटाइल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उस लाई कर रहे होंगे, या 20 स्टूडेंट्स लाई कर रहे होंगे, या 20 स्टूडेंट्स के स्कोर लाई कर रहे होंगे। एक ही बात है ना, एक स्टूडेंट मतलब एक स्कोर। आगे बढ़े, इतना क्लियर है ना सबको? फिर से बताऊं आश्विन? ठीक है, फिर से बोलती हूँ। लेट मी शेयर अ क्लीन स्क्रीन। उसके बाद देखो, मैंने क्या बोला था, ये कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे 100 परसेंटाइल है जिसको हमने रैंक 1 दिया, ये 0 परसेंटाइल है। ठीक है, इसका कुछ रैंक होगा डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि 100 परसेंटाइल, इसका मतलब उस पॉइंट के नीचे मेरे 100% लोग लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि एक पॉइंट है 75 परसेंटाइल, तो मतलब इस पॉइंट के नीचे 75% ऑफ टोटल जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं वो केसेस लाई कर रहे होंगे, या वो स्टूडेंट्स लाई कर रहे होंगे। 25% ऑफ टोटल मतलब एन, जितना भी हमारे पास डेटा है उसका। ये क्लियर है अश्विन? इतनी सी बात क्लियर है ना अश्विन? अश्विन, I need a reply from you because you asked. Okay, fine. Coming back to my example. Hmm. ठीक है, अभी हमको उन्होंने बोला है कि बेटा हमने आपको ये डेटा दे दिया है। ठीक है, उसकी मैंने रियल लिमिट्स फाइंड कर ली अपने आप ही, क्योंकि मेरे स्कोर्स तो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, तो मैंने रियल लिमिट्स डिफाइन कर दी उसके, या दी हुई है या डिफाइन कर दी, जैसे भी मान लो। अभी उन्होंने बोला मुझे कि मेरे को फाइंड करके दिखाओ इस डेटा में कि 225 परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल 0.5 फाइंड करके दिखाओ 25 परसेंटाइल रैंक पे। 25 परसेंटाइल रैंक है जिसका, उसका मुझे स्कोर पता करके बताओ इस डेटा से। तो 25 परसेंटाइल मतलब, परसेंटाइल रैंक मतलब कि उस रैंक के नीचे 25% केसेस लाई कर रहे होंगे। 25% केसेस ऑफ व्हाट? टोटल जितने हमारे पास लोग हैं जिसका हमारे पास डेटा है, मतलब 80। तो 25% ऑफ 80 क्या हो जाएगा? 20। मतलब मेरे पास ये पॉइंट पे 25 परसेंटाइल पॉइंट के नीचे 20 केसेस लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं 20 केसेस देख लेती हूँ कौन से इंटरवल में आ रहे होंगे, क्योंकि हमको स्कोर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्कोर्स दिए हुए हैं ना, या मार्क्स दिए ही हुए हैं ऑलरेडी। ये हमारे लोग हैं,
स्टूडेंट्स हैं, स्कोर्स हैं, कुछ भी बोल लो इनको कि नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं। ठीक है, अभी मेरे को 20 केसेस देखने हैं कहाँ पे फॉल कर रहा है। मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को निकालनी आती है पिछले एग्जाम्पल से, तो मैं यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। अभी मेरे को देखना है कि 20 केसेस कहाँ फॉल कर रहे हैं, कौन से इंटरवल में फॉल कर रहे हैं। तो मैं 25 परसेंटाइल ढूंढ लूंगी, वहां से नंबर ढूंढ लूंगी। नंबर ही तो ढूंढने हैं अभी हमको यहाँ पे। तो देखो, यहाँ से मैंने शुरू किया, मेरे को 20 केसेस चाहिए या 20 स्टूडेंट्स चाहिए, 3 6 8 15, 15 से सीधा आ गया 25 26। तो मतलब जो मेरा 20 है, जो 20 केसेस में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ लाई कर रहे हैं, कौन से मार्क्स ऑफ इंटरवल पे लाई कर रहे हैं, वो लाई कर रहे होंगे यहाँ पे, है ना। इस वाले इंटरवल में की ही तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 हुई है, मतलब 15 के बाद के सारे केसेस इसके अंदर होंगे, ये वाले क्लास इंटरवल में होंगे, जिसके मार्क्स ये दे रखे हैं हमको, या ये दे रखे हैं हमको मार्क्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? हाँ। तो अभी मेरे को क्या जानना है कि जो 20th बंदा है उसके मार्क्स कितने हैं, उसी को तो हम परसेंटाइल पॉइंट बोलते हैं, है ना। 20th केसेस जो मैं नीचे से यहाँ से काउंट करने शुरू किए, यार मेरा पेन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, यहाँ से मैंने जो काउंट करने शुरू किए, तो मतलब ये 20 केसेस का यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है उसी को तो मैं परसेंटाइल पॉइंट बोल रही हूँ। तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि वो 20वां जो केस है, 20वां जो बंदा है उसका नंबर कितने हैं, स्कोर कितना है, वही मेरा परसेंटाइल पॉइंट है। तो मैंने क्या किया बेटा, इस इंटरवल को पकड़ लिया मैंने। ठीक है, मैंने इस इंटरवल को बना दिया कि मेरे 65 नंबर से शुरू हुआ और 68.5 से खत्म हुआ। यही था ना इस इंटरवल में, 65.5 से शुरू हुआ, 68.5 से खत्म हो गया। और इस इंटरवल में बंदे कितने हैं मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ पे 11 बंदे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये 11 बंदे, मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन माननी है। ठीक है, हमको एक चीज अज्यूम करनी है कि जो इंटरवल है 65.5 और 68.5, ये जो 3 नंबर्स का इंटरवल है, इसमें 11 लोग जो हम बोल रहे हैं लाई करते हैं, वो 11 लोगों के बीच में वो नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि 11 के 11 एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। मैंने जो इंटरवल बनाया, हो सकता है ना कि 11 के 11 लोगों के सेम ही नंबर आ रहे हो इस इंटरवल में, या 11 के नंबर ऐसा कुछ ऐसा आ रहा हो। बट मेरे को वो नहीं मानना, उससे मेरा डेटा खराब हो रहा है। मैं मान रही हूँ अजम्पशन कि हाँ भाई ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 11 बंदे ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके नंबर ऐसे इक्वल रेंज पे आ रहे हैं। ठीक है, वो अजम्पशन है मेरी जो मुझे माननी पड़ेगी। ठीक है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया, ये 3 नंबर्स को जो उस इंटरवल की केसेस थे, उस इंटरवल में जितने बंदे लाई कर रहे थे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया कि इक्वली लाई कर रहा है इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी? हाँ ठीक है, ओके। अभी इस इंटरवल का जो 20वां बंदा है, जो 20वां बंदा है, जो 20th पर्सन है, ये तो पक्का है ना कि उसका स्कोर 65.5 से तो ऊपर है। इस बात को तो सारे मानते हैं ना कि जो उसका स्कोर है 20वें बंदे का वो 65.5 से तो ऊपर है, तभी वो इस इंटरवल में लाइक कर रहा है। तो मेरे को क्या ढूंढना है, 65.5 प्लस कुछ नंबर ढूंढने हैं जो 20th बंदे के आ रहे हैं। क्लियर है इतना? कूल। तो अभी मेरे को जो जो प्लस करनी है उसमें चीज, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने बोला कि उस इंटरवल में जितने बंदे लाई कर रहे हैं, 11 लोग लाई कर रहे हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कि सबके पास सेम ही नंबर आए होंगे। 11 इंटरवल्स बना दो उनके, उनके पास सबके पास इक्वल इक्वल नंबर आए हैं, तभी वो पूरा 3 मार्क्स कवर कर रहे हैं वो 11 बंदे। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है। अभी क्या हुआ, मैंने ये 3 मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कितने लोगों में, 11 केसेस में या 11 स्टूडेंट्स में। बट मेरे को तो चाहिए ना, 15 तो ऑलरेडी नीचे लाई कर रहे थे, मेरे को तो 20वां बंदा ही चाहिए। तो 20वां बंदा कहाँ पे होगा, ये 16वां बंदा, ये 17वां बंदा, ये 18वां, 19, ये 20। तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है मेरा 20वां बंदा, राइट।
मतलब 5th इंटरवल पे मिल रहा है मेरे को नीचे से ये 20वां बंदा। तो मेरे को तो 5 तक ही मतलब है, मेरे को नहीं चाहिए 11 से, मेरे को 11 से कोई मतलब नहीं है। मेरे को 5वें बंदे से मतलब है, जो 5 केसेस है उससे मतलब है, क्योंकि वो 5 केसेस होते ही मेरा 20 पूरा हो जाएगा स्केल पे, और उसी का मुझे स्कोर ढूंढना है। ठीक है, तो ये जो 3 मार्क्स हैं 65.5 से जो 68.5 है, ये 3 मार्क्स 11 बंदों में बटे हुए हैं। ठीक है, मेरे को चाहिए 5 केसेस का। तो मैं इनवर्स वो रूल लगा सकती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का कि 11 केसेस मेक्स 3 मार्क्स। मेरे को चाहिए 5 केसेस का, तो मैं क्या करूंगी 3 डिवाइड बाई 11 इंटू 5। तो ये 5th जो केस आ रहा है उसका आ जाएंगे मार्क्स, आ जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर हुई? बताओ यार, थोड़ा हो कंफ्यूजिंग गई। है आई नो, बट मुझे रिस्पॉन्स दो तो मुझे पता लगेगा कि मेरे को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हाँ तो सही। इसको डिवाइड करूंगी मैं, तो आ जाएगा मेरा 1.4। मतलब जो 5th बंदा है जिसको हम ढूंढ रहे थे, जो 20 पूरा करने वाला है हमारा, उसका उसके नंबर है 1.4। अभी ये 1.4 मैं कहाँ ऐड कर दूंगी? ये जो 15 बंदे थे जिनका ऑलरेडी आ चुके हैं नंबर, वो कितना है 65.5। तो ये हो जाएगा 65.5 प्लस जो 5 बंदे के ऊपर जो मेरा 20वां बंदा लाइक कर रहा है, 20वां केस लाइक कर रहा है, उसके कितने नंबर है 1.4। तो ये आ जाएगा मेरा 66.9। तो मतलब 20 केसेस के ऊपर जब मैं परसेंटाइल पे मेरा स्कोर आ रहा है, मेरा पॉइंट आ रहा है 60.9, दैट इज 60.9 मार्क्स। ये क्लियर हो गया? तो परसेंटाइल पॉइंट मैंने ढूंढ लिया। हाँ या ना? हम्म। समझ आया नैना? कुछ समझ आया? नैना है ही नहीं। सुना है ना? खुशबू, दिव्यांशी, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? ओके फाइन। या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया तो सबको सब समझ आएगा, बिकॉज इट्स थोड़ा सा ट्रिकी है कॉन्सेप्ट। बट अच्छी बात है तो सबको समझ आ गया तो ठीक है। तो मेरा परसेंटाइल पॉइंट मुझे मिल गया। दिस इज विदाउट फॉर्मूला, मैंने कैलकुलेट कर लिया मेरा परसेंटाइल पॉइंट क्या है। सिमिलरली अगर मेरे को ढूंढना होता, लेती हूँ एक और एग्जांपल लेती हूँ। अगर मेरे को ढूंढना है P50, मतलब 50 परसेंटाइल का मेरे को पॉइंट ढूंढना है, मतलब 50 परसेंटाइल का रैंक ढूंढना है मुझे। ठीक है, अभी 50 परसेंटाइल क्या होगा? स्टेप 1, 50 परसेंटाइल मतलब 50% केसेस उसके नीचे लाई कर रहे होंगे 50% ऑफ एन। एन क्या है यहाँ पे मेरा? 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मतलब 40, मतलब उस पॉइंट के नीचे 40 केसेस लाई कर रहे हैं। तो मैंने 40 केसेस देख लेती हूँ मेरा कौन से इंटरवल में आ रहे हैं। ये वाले इंटरवल में आ रहे हैं मेरे 40 केसेस। सब मान रहे हैं इसको? 40 केसेस मेरे ये वाले इंटरवल में आ रहे हैं। तो स्टेप 2 क्या है मेरा? इस इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है? 71.5, क्योंकि इसके ऊपर ही तो लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अभी मुझे कितने केसेस ऊपर चाहिए? ये 32 था। 40 तक पहुंचने के लिए मुझे 8 लोगों की हेल्प चाहिए, तभी मैं 40 वाले नंबर पे पहुंच जाऊंगी। तो उसी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से मैंने क्या मान लिया कि वो 3 मार्क्स में 12 को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि मेरी असम्पशन है। तो 12 लोगों के अगर 3 नंबर है, मेरे को तो 8 के चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रूल लगा के वहां से निकाल लिया। ठीक है, वो हो जाएगा 8/12 इंटू 3। इसका निकाल दो, आंसर आ जाएगा 73.5। बस यही है हमारा। ये समझ आ गया ना सबको? विदाउट फॉर्मूला मेथड समझ आ गया? परसेंटाइल पॉइंट कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल पॉइंट मतलब स्कोर कैसे निकालना है मुझे। सबको क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओके, चलो। ये तो हो गए बिना फॉर्मूला की बातें। फॉर्मूला के साथ भी देख लेते हैं आंसर मैच होता भी है कि नहीं होता है। ये दे रखा है हमको फॉर्मूला। ठीक है, इसको ही तुम ऐसे मानो या वैसे मानो, कोई भी मानो, एक फॉर्मूला पकड़ते हैं ये वाला। ये क्या है? एल, लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल जिसमें वो लाई कर रहा है। पी हमको जो फाइंड करना है, जैसे हमको 25 परसेंटाइल फाइंड करना था वो। एन मतलब टोटल 80 है जो हमारा। एफ
मतलब उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस इंटरवल के नीचे जितने लोग लाई कर रहे हैं, जो हमने माना था ना, 15 केसेस माने थे 25% वाले केस में। तो एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो उस इंटरवल के नीचे जो लाई कर रहे हैं, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई क्या हो जाएगा मेरा, विड्थ ऑफ द इंटरवल, जो कि 3 है हमारे केस में, ठीक है। इन सब में मैंने डाल दी वैल्यू। 25 परसेंटाइल था, पी डाल दिया 25 परसेंटाइल, लोअर लिमिट थी उसकी 265.5, वो डाल दी। एन था मेरा 80, वो डाल दिया। एफ था मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस इंटरवल से नीचे जो लाई कर रही है, ये देखो वो कितनी थी उस इंटरवल से नीचे जो लाई कर रही है, वो थी 15। ये वाला इंटरवल है ना 25% वाला है। ये इंटरवल था ना 25% वाला हमारा, ये 25% वाला, उसके नीचे वाला ये चीज हो जाएगी एफ, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस इंटरवल के नीचे जो है, वो मैंने डाल दी यहाँ पे फॉर्मूला में 15। इंटरवल विड्थ कितनी है मेरी 3 अपॉन एफ, मतलब उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो कि 11 लोग थे, उसमें सब डाल दिया, वैल्यू आ गया, आंसर सेम आएगा। वो भी सेम ही चीज तो बन गई हमने जो बनाई थी अपने उससे, विदाउट फॉर्मूला मेथड से। यही बनाया था ना, 5/11 इंटू 3, प्लस कर दिया था लोअर मार्क्स उस इंटरवल के, बस वही चीज आ गई। यही होता है परसेंटाइल पॉइंट, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े, परसेंटाइल रैंक करें। परसेंटाइल पॉइंट मतलब स्कोर, परसेंटाइल रैंक मतलब उसका परसेंटाइल 50 25 क्या है। सुना है ना, समझ आया। दिव्यांशी, अश्विनी, ऑल क्लियर। परसेंटाइल पॉइंट कैसे निकालना है, विद फॉर्मूला या विदाउट फॉर्मूला। साहिल आप ही बता दो, कोई रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहा। चैट बॉक्स है। हाँ चलो परसेंटाइल रैंक की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, तुम्हें परसेंटाइल पॉइंट दे रखा होगा, परसेंटाइल पॉइंट दे रखा होगा मतलब मेरा दिन खराब चल रहा है आज का। एनीवेज पीछे आते हैं, थोड़ा ज्यादा आगे चलेगी मैं। देखो अभी मेरे को उसने बोला है कि 86 स्कोर का मुझे परसेंटाइल रैंक ढूंढ के बताओ, मतलब परसेंटाइल ढूंढ के बताओ कितने परसेंटाइल पे 86 स्कोर आ रहा होगा। तो मेरे को पता है कि परसेंटाइल का डेफिनेशन क्या होता है। मैंने सपोजिटली उसको एक्स मान लिया कि 86 स्कोर पे एक्स परसेंटाइल आ रहा होगा। एक्स परसेंटाइल मतलब कि इसके नीचे एक्स परसेंट केसेस लाई कर रहे होंगे, ठीक है। एक्स परसेंट को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ वाई नंबर ऑफ केसेस होंगे, वाई नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल इंटू 100। यही तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारा, कि सम अपॉन टोटल इंटू 100। तो अभी मेरा सारा मुद्दा क्या है, एक्स परसेंटाइल को ढूंढने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा एक्स परसेंट। एक्स परसेंट ढूंढने के लिए मेरे पास एक ही अननोन है जो कि है वाई। तो बेसिकली मुझे ये ढूंढना है कि 86 स्कोर के नीचे कितने नंबर ऑफ केसेस लाई कर रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ लोग हैं, या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा सारा खेल आ जाता है वाई ढूंढने पे, ठीक है। अभी मैं वाई कैसे ढूंढूंगी, वापस आते हैं अपने डेटा पे। 86 का ढूंढना है ना, तो पहले तो ये ढूंढ लो कि 86 लाई कहाँ पे कर रहा है। 86 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे ये वाले इंटरवल में लाई कर रहा है। ये रियल लिमिट्स है हमारे। 86 स्कोर ये नंबर होता है ना, स्कोर्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्कोर्स। 86 स्कोर लाई कर रहा है मेरे राइट ये बॉडी दिख इंटर। हाँ राइट बॉडी भी दिख क्या, राइट बॉडी। साहिल मुझे आवाज नहीं आ रही।
व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? साहिल, is it visible? My screen is visible now. हाँ Okay, thank you. ठीक है। अभी मेरे को उन्होंने बोला है कि ग्रुप डेटा तुमको दे रखा है, मुझे 86 स्कोर का परसेंटाइल रैंक बता के दो। ठीक है, मैंने उसको मान लिया एक्स परसेंटाइल, उसको मैंने मान लिया एक्स परसेंट केसेस उसके नीचे लाई कर रहे होंगे। एक्स परसेंट मतलब मेरा वाई नंबर ऑफ केसेस उसके नीचे अपॉन टोटल एन इंटू 100। वाई ढूंढना है मेरे को। पहले तो मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा 86 लाई कहाँ कर रहा है। 86 लाई कर रहा है मेरे ये वाले इंटरवल में। ठीक है, मतलब कोई बंदा होगा, ये चार में से कोई एक बंदा होगा जिसका 86 नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, वो 86 नंबर मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे। वो चार चार में से कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा बंदा है। तो बाकी तो मुझे पता ही है उसके नीचे नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। 68 है ना उसके नीचे। मेरे को बस ये ढूंढना है कि ये चार में से कौन सा बंदा है, कौन से स्कोर वाला बंदा है, या कितने मार्क्स वाला बंदा है जिसके 86 मार्क्स आ रहे हैं। सेम चीज करेंगे इसमें भी वही। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड द क्लास इंटरवल इन विच द 86 फॉल्स। वो ढूंढ लिया हमने, इज लोकेटेड इन दिस इंटरवल। Determine the number of cases between the bottom distribution and the lower real limit of the interval containing ठीक है, मतलब बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि उसके पहले कितने लोग आ रहे हैं, जो कि हमारा 68 हो गया। मतलब मुझे पता है कि हाँ 86 जो स्कोर है जिसका, उसके नीचे 68 केसेस तो हैं, प्लस कोई कुछ और केसेस हैं जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। वो ढूंढने हैं मुझे, वो कितने केसेस हैं जो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, जिसका जो 86 नंबर पे आ रहा है, 86 स्कोर पे आ रहा है। ठीक है, अभी देखो ये इंटरवल को मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रही हूँ, यहाँ पे देखना। ये इंटरवल मतलब 83.5 पे शुरू हो रहा है, 86.5 पे खत्म हो रहा है। इसके अंदर आ रहे हैं चार लोग, चार केसेस। ठीक है, यहाँ से कुछ स्कोर बढ़ते 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 86.5 पे पहुंचा होगा ये चार लोगों के थ्रू। अभी मुझे ये ढूंढना है कि 86 स्कोर कहाँ पे आ रहा है, 86 कौन से स्कोर केस पे आ रहा है नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, वही सेम अजम्पशन लगाऊंगी कि बेटा ये जो तीन नंबर आ रहे हैं ना, ये तीन नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार लोगों के बीच में। ठीक है, मेरे को ढूंढना है 86 वाला, मतलब कितने डिफरेंस वाला ढूंढना है मार्क्स, 2.5 डिफरेंस वाले मार्क्स ढूंढने हैं। तभी तो मैं 86 पे पहुंच पाऊंगी ना। अगर मैं ये 83.5 में 2.5 स्कोर ऐड कर दूं तो मैं 86 वाले स्कोर पे पहुंच जाऊंगी। वही तो मुझे चाहिए कि 86 स्कोर आ कहाँ पे रहा है। तो मैंने वही अजम्पशन ली अपनी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नंबर उसके अंदर। ठीक है, तो 3 मार्क्स कितने लोगों के आ रहे हैं यहाँ पे, अभी चार लोगों के आ रहे हैं। मुझे चाहिए 2.5 मार्क्स वाला केस। तो क्या करूंगी मैं इसको, 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2.5, पता लग जाएगा मुझे 86 कहाँ पे लाई कर रहा है, कितने केसेस पे लाई कर रहा है, कौन ये चार में से कितने केसेस पे लाई कर रहा है। वही करा है उन्होंने। ठीक है, कि 83.5 को 2.5 ऐड करूंगी तो मेरा 86 स्कोर पता लग जाएगा। अभी 86 स्कोर इस इंटरवल में आएगा कहाँ से, ये 83.5 से शुरू हो रहा था, ये 86.5 पे खत्म हो रहा था, मुझे तो 86 वाला चाहिए कहाँ पे चाहिए। मैंने वही प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगाया, उससे फाइंड कर लिया कि जो 86 बंदा स्कोर है वो 3.3 वाले उसका आ रहा होगा, केस का आ रहा होगा। ठीक है, बस उसको ऐड कर दो 68 में, ऑलरेडी 68 केसेस थे नीचे, प्लस जिसका 80 यहाँ पे 86 स्कोर आया उस बंदे का, वो 3.3 केसेस थे। 68 केसेस ऑलरेडी थी उस इंटरवल से पहले, प्लस तुमने फाइंड कर लिया कि हाँ 86 ये वाले इंटरवल में 3.3 केसेस पे लाई कर रहा है, तो वो तुमने ऐड कर दिया तो 71.3 आ गया तुम्हारा वाई। मतलब इतने केसेस उसके नीचे लाई कर रहे हैं। अभी वाई आया ना, ये तो सिर्फ हमको हमको डालना पड़ेगा इसको एक्स परसेंटेज वाले फॉर्मूला में, वाई अपॉन एन इंटू 100। मैंने तो अभी सिर्फ केसेस ढूंढे हैं कितने हैं, वो कितने आए थे 71.3।
अपॉन टोटल केसेस कितने थे मेरे 80 इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला 89%। तो मैंने ढूंढ लिया 86 और वाई का 89% आया होगा। ये किसी को क्लियर हुआ या डाउट हुआ? साहिल, नैना, हो गया। सुनायना, अश्विनी, क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन इसमें? फिर से लास्ट वाला मतलब कौन सा अश्विन? पूरा परसेंटाइल रैंक बताऊं या लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ आया है, 7th वाला? लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। हाँ ठीक, तो उसके लिए हमें शुरुआत देखनी पड़ेगी, हमने कहाँ से की थी। हमने बोला था कि मेरे को बोला गया है 86 पर स्कोर कहाँ पे आ रहा है वो बताओ। मैंने उसके लिए अज्यूम कर लिया कि वो 86 परसेंटाइल पे आ रहा है। 86 परसेंटाइल मतलब कि उसके उस पॉइंट के नीचे 86 स्कोर के नीचे परसेंट केसेस लाइक रहे होंगे। एक्स परसेंट केसेस को मैंने बोल दिया कि एक्स परसेंट मतलब कि नंबर ऑफ केस, सम नंबर ऑफ केसेस जो 86 तक हमको लेके आ रहे हैं अपॉन एन इंटू 100। तो एन मुझे पता है, मेरे को ढूंढना है वाई। वाई मतलब कि 86 के नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं। इसके लिए हमने पूरा तामझाम किया था यहाँ पे, है ना। हमने बोला जिसका 86 नंबर आ रहा है उसके 3.3, उसके 3.3 केसेस हैं, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। जो ऑलरेडी उसके नीचे नंबर ऑफ केसेस लाई करे थे जो कि 68 थे, 68 प्लस 3.3 इज इक्वल टू 71.3। ये आ गया मेरा y। अब ये y को मैंने पुट कर दिया ये वाले फॉर्मूला में। y आ गया मेरा नंबर ऑफ केसेस अपॉन 80 इंटू 100, ये वाली चीज। ये y है मेरा अपॉन n इंटू 100 कर दिया जो कि आ गया 89%। मतलब 86 स्कोर आ गया 89 परसेंटाइल पे। आया अश्विनी समझ? ओके फाइन। अभी इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। जिसको मैं वो बिना फॉर्मूले वाला मेथड नहीं समझ आ रहा वो फॉर्मूले से कर लो, डायरेक्ट दे रखा है हमको बुक में। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि 80 है। एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके नीचे जो लाई कर रही है। एक्स मतलब जो मार्क्स हमको कंप्यूट करने हैं और वो उसका लोअर लिमिट, जैसे मेरे को 86 का कंप्यूट करना है, उसका एल मतलब उसका लोअर लिमिट ऑफ दैट इंटरवल। आई मतलब विड्थ। एफ मतलब उसका इस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है। एक्स इज द विच द परसेंटाइल रैंक इज टू बी computed जो कि 86 है हमारे केस में। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल दैट एग्जिस्ट एक्स जो कि हमारा 83.5 हमारे केस में लोअर लिमिट ऑफ दैट इंटरवल। ठीक है। आई हो जाएगा विड्थ मतलब 3 जाएगा उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो कि 4 था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब उस इंटरवल से पहले कितने लोग लाई कर रहे हैं जो कि 68 था। तो मैंने सारे डाल दिए फॉर्मूला में, वो आ जाएगा मेरा आंसर सेम ही आएगा, 89% आ जाएगा रैंक। इतना क्लियर है? परसेंटाइल पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ग्रुप डेटा को परसेंटाइल रैंक कैसे करना है। और किसी को नहीं समझ आया है विदाउट फॉर्मूला मेथड से तो ये सीधा फॉर्मूला लगा दो, ये दे रखा है हमको ग्रुप में, ये परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला है, ये परसेंटाइल पॉइंट का फॉर्मूला है। आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में। ठीक है। जिसको बिना फॉर्मूले के मेथड समझ आ गया फिर तो बढ़िया है, और क्या चाहिए जिंदगी में। आगे बढ़े? करें आगे या आउट हो गया सबका, ऊपर से गया सब कुछ? ठीक है, अभी बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा का परसेंटाइल रैंक कैसे निकालना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे बस। इसके उसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं घुसेंगे क्योंकि फॉर्मूला ही बहुत सिंपल है।
इसमें क्या है, तुमको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है जो ग्रुप्ड नहीं है, ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज दे रखी है तुमको। उसको क्या करो, स्टेप 1 में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, ये डेटा दे रखा है ऐसे रैंडमली, इसको मैंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, अभी बस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ना, तो इसने मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि परसेंटाइल रैंक बताओ 67 वाले का। 67 का आ रहा है यहाँ पे, इसका रैंक ऑर्डर क्या है, 4। ये 4 को डाल दो वैल्यू इस फॉर्मूला में। आर मतलब जिस स्कोर का मुझे रैंक ढूंढना है, ये 67 का मुझे ढूंढना है परसेंटाइल पॉइंट या परसेंटाइल वैल्यू, तो उसका आर कितना है, 4। बस ये डाल दो फॉर्मूले में, आर हो जाएगा 4, माइनस माइनस कर दो, 100 × 4 -50/n। n कितना है मेरे यहाँ पे, 10। तो ये हो जाएगा 400 350/10, 35, मतलब 100 - 35, ये हो जाएगा 65। तो मतलब 65%। ये डाल दिया फॉर्मूले में मैंने। उसने मेरे को बोला था कि 67 वाले का मेरे को परसेंटाइल रैंक ढूंढ के बता दो। मैंने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मैंने देखा 67 कितने रैंक ऑर्डर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। 4 मतलब आर मतलब वैल्यू 4 हो गया, वो मैंने आर डाल दिया इसमें। बस ग्रुप में इतना ही है। एम आई ऑडिबल साहिल? हाँ समझ आया कि नहीं? आउट हो गया यार सब कुछ, मेरे को बता दो, थोड़ा फीडबैक दो कि ऊपर आगे से। आगे फॉर्मूले में तो डालना है ना। हाँ मतलब बिना फॉर्मूला वाला मेथड नहीं आया किसी को समझ। ये वो आ गया। कूल, ये हमारा खत्म हो गया परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल पॉइंट, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का। अभी अपना कुछ काम है नहीं इस चैप्टर में ज्यादा, अपने को बस रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, बेसिकली जो हमारा डेटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी तरह का डेटा है, उसको मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमको उन्होंने बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब हमको पढ़ने का है। ठीक है, ग्राफ्स बनाने हैं कैसे, जो डेटा हमने कलेक्ट किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, जैसे मीडियन मोड जो भी निकाला है, उसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, उसके लिए सब हमको इन्होंने ग्राफ्स दे रखे हैं बहुत सारे टाइप के। सबसे पहले है बार ग्राफ, जैसे नाम बोल रहा है इसमें बार्स होंगी। ठीक है, अभी बार ग्राफ क्या है, इट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ग्राफ इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा दिखता है, देखो रेक्टेंगल्स होते हैं। अभी ये क्या बोलता है कि जो भी हम लोग बार बना रहे हैं ना, उसको सेम रखो, सेम विड्थ का रखो। ये हमारी वाई एक्सिस होगी, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बनाओ या चाहे वाई एक्सिस पे बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम बना सकते हो किस उस पे बनाना है। तुम ऐसे भी बना सकते हो बार ग्राफ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई एक्सिस पे भी बना सकते हैं। अब वो उसने थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि ये जो विड्थ है ना, ये कांस्टेंट रखो, और जो ये स्पेस दे रहे हो ना तुम दो बार के बीच में, उसको भी कांस्टेंट रखो। बस ये बोला इसने, इसमें पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, अ बार ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ विच कंटेन्स रेक्टेंगल्स, जो कि हमने देख लिया, या रेक्टेंगुलर बार्स। द लेंथ ऑफ these bars should be proportional to the numerical values represented by them। वो ऐसा बोल रहा है कि जो तुम यहाँ पे अगर बोल रहे हो कि 10 है ना, तो ये 10 हमेशा किसी एक स्केल या नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे हम पढ़ते नहीं थे, अपन यहाँ पे हमेशा स्केल लिखते थे कि 10 सेंटीमीटर या 10 स्मॉल लाइंस इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। बस वही बोल रहे हैं कि वो एक जो बात है वो कुछ प्रोपोर्शनैलिटी फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स मान रही हूँ, तो नेक्स्ट जो 10 इंटरवल है उसको भी मैं 10 स्टूडेंट्स ही मानूंगी। अगर मैं मान रही हूँ कि ये 10 इंटरवल है 100 स्टूडेंट्स का, तो ये वाला नेक्स्ट वाला भी 10 100 स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए। इतनी सी बात बोल रहा है वो इस चीज में। ठीक है,
अभी ये देखो, इन्होंने बोल के रखा है कि इन बार ग्राफ द बार्स मे बी प्लॉटेड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द प्लॉटर। तुम्हारी इच्छा है। रूल्स बता रखे हैं, नीड्स टू बी फॉलोड लेंथ ऑफ द बार्स के लिए। नो रूल्स आर एप्लीकेबल टू द विड्थ, ऑल द बार्स नीड टू बी ऑफ इक्वल विड्थ। The length of the heights of the bar need to be in proportion with the amount of variables. ये समझा दिया मैंने। The space between the two bars could be either around half of the width of a bar and the space between any two bars should be same. ये चीज मैंने बोली थी कि इन दो बार्स के बीच में जो स्पेस या विड्थ जो रख रहे हो वो कांस्टेंट रखनी है आपको। ठीक है। ग्राफ पेपर पे कैसे बनाना है, वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ। द लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स वाई परपेंडिकुलर ही होता है, वो तो पता ही है हमको। प्रोवाइड एडिक्वेट लेबल्स टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब कि बताओ बेटा वाई पे क्या रख रहे हो तुम। जैसे हमने यहाँ पे वाई पे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स पे रखा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सही से बता दो क्या रख रहे हो वाई पे या एक्स पे। A scale needs to be selected for the length of the bars that is usually written on the extreme right at the top of the bar। वही यहाँ पे लिख दो भाई कि क्या ले रहे हो तुम। इधर ये यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ऊपर लिख दो डब्बा बना के, जो मैंने लिखा कि 10 यूनिट्स इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स या 10 यूनिट्स इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। फिर on the x-axis we need to select a width for the bars as well as the gap between that needs to be uniform। ये बात भी हमने कर ली कि हमको विड्थ डिफाइन करनी है बार्स की और उनके बीच की स्पेस भी हमको डिफाइन करनी है। बस पांचवा स्टेप क्या, बना दो उसको। बना दिया हमने, ग्राफ ऐसा दिखता है। अभी एक चीज समझो, बार ग्राफ, ये वाला पॉइंट, बार ग्राफ और डायग्राम कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर रोज कोर्स, मतलब ऐसे फालतू का डेटा उसके लिए भी बना सकते हो जिसको हमने कुछ भी ऑर्गेनाइज वगैरह कुछ नहीं किया है, या फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया मतलब फ्रीक्वेंसीज बना दी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, या फिर परसेंटेजेस के लिए भी बना सकते हो, या फिर मीन के लिए भी तुम बना सकते हो। ये उसने एप्लीकेशन दे दी कि बार ग्राफ किस किस के लिए बना सकते हो, रॉ डेटा के लिए बनाओ, फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस के लिए बनाओ, मीन के लिए भी बना लो। मीन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आती है बात हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, बार ग्राफ की जो स्पेसेस होती है ना उसको नहीं रखते हम इसमें। अभी इसको नहीं रखने हैं स्पेसेस, स्पेसेस में गायब कर दूं, सारे बार्स को एक साथ जोड़ दूं, वही हो जाता है मेरा हिस्टोग्राम। अभी इसका इन्होंने मेथड दे रखा है कि स्टेप 1 में क्या करो कि रो ऐड कर दो एक्स्ट्रा, 0000 फ्रीक्वेंसी की रो ऐड कर दो। कहाँ पे, एक यहाँ ये हमारा डेटा था क्लास इंटरवल का, एक रो ऊपर ऐड कर दो जीरो फ्रीक्वेंसी की, एक रो नीचे ऐड कर दो जीरो फ्रीक्वेंसी की। क्यों ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस अच्छा दिखाने के लिए कि यहाँ पे थोड़ा गैप आ जाए। ठीक है, बस इतना ही पर्पस है इसका कि रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है। अभी अ हिस्टोग्राम इज अ बार डायग्राम दैट कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए यूज करें, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है। अ, आवाज आ रही है। हम्म। A histogram is based on frequency distribution and a group frequency distribution has class intervals। ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। ये अभी हमने रियल लिमिट्स डिफाइन कर ली इनकी कि 10 19 मतलब 9.5 से 19.5 सब कैसे रियल लिमिट्स डिफाइन कर दी हमने। ठीक है। Therefore, before drawing a histogram, two more class intervals are added। जो मैंने बोला था कि एक ऊपर रो ऐड कर देते हैं, एक नीचे रो ऐड कर देते हैं। As can be seen in the table, ये दो रो ऐड कर दी हमने ऊपर नीचे जीरो फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। The frequency distribution originally had 5 class intervals, but 2 more added, one below and one above। ये हो गया step 1 तुम्हारा। Further, for histogram, the class intervals are changed। क्यों, रियल लिमिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। जो 10 19 था उसको मैंने कर दिया 9.5 से 19.5, मतलब रियल लिमिट स्टेप 2 में रियल लिमिट्स में कन्वर्ट कर दो क्लास इंटरवल्स को। फिर एक्स एक्सिस में क्या बनाओ, लोअर लिमिट्स बनानी है हमको एक्स एक्सिस पे। ये इंटरवल का, जैसे ये मैं प्लॉट करने जा रही हूँ, ये मेरी वाई एक्सिस होगी,
ये मेरी एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पे मैं प्लॉट कर रही हूँ फ्रीक्वेंसीज, और जो एक्स एक्सिस पे तुम्हें प्लॉट करना है वो तुम्हें प्लॉट करना है सारे लोअर लिमिट्स। अगर मैं ये इंटरवल प्लॉट करने जा रही हूँ जो कि 0 है, तो मैं इसका लोअर लिमिट प्लॉट करूंगी। इसके ऊपर वाला इंटरवल प्लॉट करने जा रही हूँ तो मैं क्या प्लॉट करूंगी, लोअर लिमिट प्लॉट करूंगी। तो 9.5 पे तो कुछ है नहीं, 0 ही है ना, दिखेगा ही नहीं तुमको। फिर मैंने 19.5 प्लॉट किया, फिर मैंने 29.5 प्लॉट किया। बस ऐसे करते करते मैंने सारी लोअर लिमिट्स को प्लॉट कर दिया, और ऐसे मेरा ग्राफ बन जाएगा। जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, सपोज इसकी 10 आ रही है तो इतना हाइट होगा इसका, इसकी 12 आ रही है तो इसकी थोड़ी ऊपर हाइट होगी, इसकी 13 आ रही है तो इसकी थोड़ी और ऊपर हाइट होगी। बस ऐसे मेरा हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? हिस्टोग्राम में क्या करना है, क्लास इंटरवल्स को रियल लिमिट्स में कन्वर्ट करो, उसके लोअर लिमिट्स प्लॉट कर दो उसके फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट। तो किसमें यूज कर रहे हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें होगा मेरे पास, उसी में मैं हिस्टोग्राम बना पाऊंगी ग्रुप डेटा के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? अ लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन बनी होगी इसमें फॉर प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था उसको ही प्लॉट करेगा। इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसीलिए उसका नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। Frequency polygon can either be constructed directly or it can be constructed by drawing a straight line through the midpoints of the upper base of the histogram. ठीक है, ये पॉइंट अभी समझ आ जाएगा। आगे स्टेप 1 में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ऐसे देखो, तुम्हें क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं, तुमने मिड पॉइंट्स ढूंढ लिए इस क्लास इंटरवल के। 10 से 19 वाले का क्या हो जाएगा, 14.5। ऐसे सब क्लास इंटरवल्स के तुमने पॉइंट्स ढूंढ लिए, मिड पॉइंट्स ढूंढ लिए, और ये तो ऐड करना ही होता है हमको, 0 वाला तो एक ऊपर एक नीचे। और इन सबके मिड पॉइंट्स, इन सबके क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स ढूंढ के रख लिया हमने। ठीक है, अभी बढ़ते हैं मेथड। स्टेप 1 में क्या करना है, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, in case of frequency polygon, as we as well before drawing a frequency polygon, टू मोर क्लास इंटरवल्स आर एडेड। एक ऊपर ऐड कर दो, एक नीचे ऐड कर दो, 0 फ्रीक्वेंसी की। फॉर ऑल द क्लास इंटरवल्स, जो भी हमारे क्लास इंटरवल्स है उनका मिड पॉइंट ढूंढ लो स्टेप 2 में, जो ये कर दिया उन्होंने। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करो, लाइक एवरी ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑल्सो हैज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी है उसमें। ऑन एक्स एक्सिस क्या प्लॉट कर दो, मिड पॉइंट्स प्लॉट कर दो, एंड वाई एक्सिस में क्या कर दो, सारे फ्रीक्वेंसीज प्लॉट कर दो। मतलब ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस जिसमें मिडल पॉइंट्स आ रहे हैं ऑफ द क्लास इंटरवल्स। बस वही करा है उन्होंने भी, ये फ्रीक्वेंसीज प्लॉट कर दी, इधर मेरे सारे मिड पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अभी इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी ना, जो मैंने अपना ऊपर हिस्टोग्राम बनाया था, सेम ही तो क्लास इंटरवल्स लिए थे, जिसका मैंने क्या किया था, लोअर लिमिट प्लॉट करके रखा था। तो ये 9.5 प्लॉट किया था, और ये लोअर लिमिट प्लॉट किया था। मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा उस इंटरवल का, ये वाला। तो वही वो चीज बोल रहा था पहले, कि यहाँ पे एक लाइन बना दो तुम, ये देखो मिड पॉइंट्स की, ये लोअर लिमिट्स थी ना, ये सारी लोअर लिमिट्स थी। मिड पॉइंट्स का यहाँ लाई कर रहे होंगे बीच में, तो इनको ज्वाइन कर दो सबको, ये बन जाएगा तुम्हारा पॉलीगन। यही चीज बोल रहा था वो पहले, ये वाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन आइदर बी कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली, जो ये था, ये वाली चीज थी, डायरेक्टली बनाया उन्होंने। और इट कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपर केसेस ऑफ द हिस्टोग्राम, जो कि ये चीज है। क्योंकि दोनों चीज, जो हिस्टोग्राम है और पॉलीगन है, हम लोग क्लास इंटरवल्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं और ग्रुप डेटा के लिए डिफाइन कर रहे हैं। दोनों में ही हमने रो ऊपर ऐड की थी, दोनों में ही हमने एक रो नीचे ऐड की थी 0 फ्रीक्वेंसी वाली की। हिस्टोग्राम ने हमने लोअर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए थे, पॉलीगन में हमने मिड पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं, सेम चीज ही है। तो मैं उनको एक साथ भी ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसे, जो ये दिखा रखा है, हिस्टोग्राम और पॉलीगन को एक साथ प्लॉट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओगिव पे।
ऑगिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। इसमें क्या करूंगी मैं, जो हम डिफाइन नहीं कर रहे थे पिछले लेक्चर में, हमने डिफाइन करा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज होता है, वो क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस इंटरवल का अपॉन n इंटू 100, ये हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल। अभी ये देखते हैं हम, ये हमसे क्या कराना चाहता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, जो कि ये होता है, can be plotted in form of graph, and this graph is called a cumulative frequency percentage curve और OGIF। ये शायद हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन भी था। सच अ ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, मतलब एक लाइन बन रही होगी इसमें। ऑन वाई एक्सिस क्या प्लॉट करना है हमको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस। तो जो ये तुम कैलकुलेट कर रहे हो हर एक इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस, ये आ जाएगी मेरी वाई एक्सिस पे, ये प्लॉट होगा वाई एक्सिस पे। ठीक है। द और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे हम? अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल। वाई एक्सिस पे सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस प्लॉट कर दिए, और एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट प्लॉट कर देंगे किसकी? क्लास इंटरवल की। ठीक है। दिस ग्राफ लैक्स एन नेगेटिव स्लोप। मतलब हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस है तो हमेशा ऊपर ही जाएगा ग्राफ, परसेंटेजेस तो बढ़ती जाएंगे ना, नीचे जाके एंड में 100% हो जाता है, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं कभी भी स्लोप उसका, value आएगी नहीं कभी भी उसकी। As we discussed under a section on cumulative frequency distribution, cumulative frequency percentage is computed by multiplying the चीज जो हमने अभी पढ़ी है, cumulative frequency को into multiply करो 100 and divide by n कर दो। यही तो फॉर्मूला होता है cumulative frequency distribution का। स्टेप 1 में क्या बोल रहा है वो? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शुड बी रेडी विद कंप्यूटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस। ये तो हमने सीख लिया था पिछली क्लास में बनाना, जो कि ऐसा कुछ बनेगा। ये क्लास इंटरवल्स हैं, उसके मैंने रियल अपर लिमिट्स डिफाइन कर दिए, ये रियल अपर लिमिट्स आ गए, उसकी फ्रीक्वेंसीज पता होती है मुझे डेटा से, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाला। ये सब हमने पिछली क्लास में किया था फर्स्ट लेक्चर में। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकाल लिया। अब मेरा काम सारा इसका ही है, ये वाले उसका है और ये वाले उसका है। इसको मैं प्लॉट कर दूंगी वाई एक्सिस पे, इसको मैं प्लॉट कर दूंगी एक्स एक्सिस पे। यही करके रखा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस प्लॉट कर दिया वाई एक्सिस पे, और ये सारी अपर लिमिट्स ऑफ दैट क्लास इंटरवल प्लॉट कर दिया इसमें। तो ये ग्राफ देखो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा ना, क्योंकि परसेंटेजेस तो हमेशा बढ़ती जाएंगी या तो कम होती जाएंगी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा ना। तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा, वही वो बोल रहा था कि हमेशा पॉजिटिव स्लोप रहेगी, ऐसे ऊपर ही जाएगा, नेगेटिव स्लोप नहीं होगी कभी भी इसकी, ये नहीं होगा इसमें कभी भी। वही चीज वो बोल रहा था हमको। फिर कर, ये समझ आ गया सबको? इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस और अपर लिमिट प्लॉट कर लेंगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़े? हाँ। किसी को कोई कुछ डाउट? नहीं? ठीक है, अभी कर लेते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या बोलता है? अ पाई चार्ट इज आल्सो नोन एज अ सर्कल ग्राफ, मतलब ऐसे सर्कुलर कुछ बन रहा होगा तभी उसको बोलते होंगे सर्कुलर ग्राफ, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है। अ पाई चार्ट इज डिफाइंड एज अ ग्राफ which contains a circle which is divided into sectors। सेक्टर्स मतलब ऐसे कुछ सेक्टर्स बन रहे होंगे इसके। ठीक है। These sectors illustrate the numerical proportion of the data. Each portion of the circle represents the data. The circle is called as pie chart because pi is quantity that is considered when the circumference of the circle is determined. हमने पढ़ा ही था ना, 2 pi r square ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं पाई। क्योंकि जो ये वाला चीज होता है ना मेरा, ये जो मेरा सर्कुलर एंगल होता है, इट्स नॉट रेलेवेंट टू स्टैटिस्टिक्स, पर मैं बता देती हूँ, जो ये वाला एंगल होता है ना मेरा सर्कुलर, ये 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, सॉरी 360 डिग्रीज होता है, इसको हम 2 पाई भी बोलते हैं इसी को, इसीलिए इसको पाई चार्ट बोल रहे हैं। द डेटा रिप्रेजेंटेड हेयर इज प्रेजेंटेड थ्रू 360 डिग्री बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल कवर्स 2 पाई या 360 डिग्री। द टोटल, अभी कैसे करना है वो देखते हैं स्टेप 2 में।
द टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी डेटा है हमारे पास, इज कंसिडर इक्वल टू 360 डिग्री। वो बोल रहा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब जो n है उसको तुम मान रहे हो इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। देन एंगल फॉर ईच कंपोनेंट पार्ट इज कंप्यूटेड, क्योंकि ये जो तुम भी जो चीज लिख रहे होगे, हाँ f बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी, उन सबका टोटल मिला के n है जो कि 360 बना रहा है। तो ये हर फ्रीक्वेंसी का कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ना इस पूरे को n को बनाने के लिए। तो वो किस में होगा? वो भी डिग्रीज में होगा। और वो वैल्यू निकालेंगे कैसे डिग्री में? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इंटरवल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब उस इंटरवल का f अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब वही टोटल लो कितने हैं, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री। वो उस क्लास इंटरवल का या उस कंपोनेंट का मेरे पास डिग्री में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। स्टेप 3 में क्या है? बस एंगल्स बना दो, जैसे इन्होंने डेटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऑक्यूपेशन का उन्होंने डेटा दे रखा है, लॉयर 5 है, अकाउंटेंट 6 है, मतलब ये फ्रीक्वेंसीज होगी। फ्रीक्वेंसीज हमको यही तो बताता है कितनी बार रिपीटिशन हो रही है। तो लॉयर 5 बार आ रहे हैं उस डेटा में, तो ये मेरा हो गया एफ। ये सब ये लॉयर का, अकाउंटेंट का, साइकोलॉजिस्ट का, इंजीनियर का, डॉक्टर का, ये। अभी मैंने क्या बोला था? पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करो? उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो टोटल फ्रीक्वेंसी से इंटू 360 डिग्री। वो उस कंपोनेंट का मेरे को एंगल दे देगा, उस कंपोनेंट का मुझे एंगल दे देगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 डिवाइड बाई टोटल लो कितने? 30, डिवाइड कर दिया इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री से, ये आ जाएगा 60। वैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 6 को डिवाइड कर दिया टोटल से इंटू 360 डिग्री। तो इस कंपोनेंट का मेरे पास एंगल आ गया। बस अब सबके एंगल्स आ गए, अब तो मुझे प्लॉट ही करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ऐसे बनाया। फर्स्ट वाला क्या था? 60 डिग्री। इसमें हमको प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो एंगल नहीं बना पाएंगे। वो डी नहीं होती थी जो प्रोजेक्टर जिससे एंगल माप के बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐसे एक लाइन बनाई, उस पर मैंने रख के डी को देख लिया कि 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, वो बना दिया, ये 60 डिग्री। फिर प्रोजेक्टर रखा यहाँ पे, सेकंड डेटा है मेरा 72 डिग्री का, फिर मैंने 72 डिग्री बना दिया। फिर देखा मैंने इसको, प्रोजेक्टर को यहाँ पे रखा, फिर मैंने देखा 48 डिग्री, तो मैंने 48 डिग्री बना दिया। तो ऐसे करते करते मैं पूरा एंगल्स बनाती जाऊंगी, मेरा पूरा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। जैसे उन्होंने पहले 60 डिग्री पे बनाया लॉयर, फिर बनाया 70 डिग्री पे अकाउंटेंट, फिर 48 डिग्री पे बनाया साइकोलॉजिस्ट, फिर 84 डिग्रीज पे बनाया उन्होंने इंजीनियर, फिर 96% पे बनाया उन्होंने डॉक्टर, और 360 एंड में कंप्लीट हो गया पूरा। ये सर्कल घूम के आ गए हम वापस यहाँ पे 360 डिग्री। तो इसमें तुम हमको डी की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टर चाहिए ये सब डिग्रीज बनाने के लिए अगर आता है क्वेश्चन तो। बस इतना ही था यार ये चैप्टर में। हाँ, आई डोंट नो कितना किसको समझ आया, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ भी गए। साहिल रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ मतलब रुको, अगर तुम्हें इसका समेशन चाहिए तो मैंने बना के रखा है ये सब चार्ट्स का, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि कौन से टाइप ऑफ ग्राफ में हमको एक्स में क्या लेना है और वाई में क्या लेना है। तो मैंने समरी टाइप बना दिया था, सॉरी, वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये देख लो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का समरी बना दिया मैंने कि बार ग्राफ में वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे बार ग्राफ रोज कॉस्ट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज और मीन के लिए यूज होगा। फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे तुम्हें क्या लेना है, जैसे बार ग्राफ में तो तुम कुछ भी ले सकते हो, एक्स पे भी कुछ भी ले सकते हो, वाई पे भी कुछ भी ले सकते हो। फिर इसमें मैंने रिमार्क्स लिख दिए हैं, वही जो मैं बोल रही थी कि फिक्स स्पेस रखो, विड्थ की स्पेस सेम रखो। फिर हिस्टोग्राम कहाँ यूज होता है, पॉलीगन कहाँ यूज होता है, ऑगिव कौन से डेटा पे लगाना है, पाई चार्ट कौन से डेटा पे लगाना है। फिर एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है। फिर उनके रिमार्क्स, जैसे हिस्टोग्राम में हमको दो ऐड करनी रहती है, एक रो ऊपर एक नीचे, वो लिख दिया मैंने। ऑगिव में कुछ ऐसा सच इंस्ट्रक्शंस नहीं है हमारे पास। और फ्रीक्वेंस पाई चार्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमको यूज करके डिग्रीज निकालनी है, तो वो मैंने लिख दिया है। तो ये समरी टाइप मैंने बना दिया था, तो लेना है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
शायद हेल्प करेगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो ये समरी है बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तुम्हें स्क्रीनशॉट्स लेने स्क्रीनशॉट्स ले लो, बाकी वीडियो में तो रहेगा ही। बस इतना ही है इस चैप्टर में।